हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट इफेक्ट क्या है अनसर्टेनिटी के रिवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर, डिस्क्लोजर और कुछ एक्सपेंस के रिगार्डिंग पॉइंट कवर करेंगे। इसी के साथ आज हमारे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसे लास्ट क्लास में मैंने कवर किया था कंसेप्ट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते कंसेप्ट कि क्या इफेक्ट होगा अनसर्टेनिटीज का, यानी कि कई बार क्या होता है कि हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि रिवेन्यू कितना अमाउंट रिकॉग्नाइज हुआ है, यानी कि एक्चुअल में कितना अमाउंट है रिवेन्यू का जो जनरेट होगा। तो उन अनसर्टेनिटी का क्या असर पड़ेगा रिवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर। सबसे फर्स्ट आते हैं कि जो रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू उसके लिए जरूरी होता है जानना कि रिवेन्यू मेजरेबल हो, यानी कि मैं रिवेन्यू को मेजरमेंट कर सकूं कि कितना रिवेन्यू जनरेट होगा ताकि मैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखा सकूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखा सकूं। जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं, अगर मेरा प्रोफेशन है, जब मैं अपनी सर्विस को रेंडर करती हूँ तो उस केस में मैं अपने रिवेन्यू को मेजरमेंट कर सकूं। ये अनसर्टेनिटी ना हो कि मुझे कितना कलेक्शन होगा रिवेन्यू का, ये अनरीजनेबल होगा, इसका कोई मतलब रीजन नहीं रहेगा। मुझे आसानी से मेजरमेंट करना है कि मेरा रिवेन्यू है कितना ताकि मैं उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखा सकूं। क्योंकि जब भी गुड्स सेल की गई है, सर्विस दी गई है, तो ये पता है हमें कि कलेक्शन होना ही होना है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि प्राइस के एस्केलेशन से, एक्सपोर्ट इंसेंटिव से, इंटरेस्ट एटसेट्रा से अगर हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि कितना एक्चुअल में अमाउंट है जो कलेक्ट हो सकता है, तो जब हमें सर्टेनिटी नहीं है तो उस केस में हमें रिवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर देना चाहिए। क्योंकि जब मुझे ये श्योरिटी है ही नहीं कि कितना एक्चुअल में अमाउंट है जो रिवेन्यू का जनरेट हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी आ चुकी है। किन कारणों से अनसर्टेनिटी अराइज हो रही है? एस्केलेशन हो चुका है प्राइस का, एक्सपोर्ट इंसेंटिव हो चुके, इंटरेस्ट के कारण। तो जब यहाँ पे अनसर्टेनिटीज आ जाती है ना रिवेन्यू के जनरेशन होने में, उस केस में हमें बेहतर है कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइज को थोड़ा पोस्टपोन कर दो। जब तक हमें ये पूरी श्योरिटी नहीं हो जाती कितना एक्चुअल में रिवेन्यू जनरेट होगा, तब तक हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नहीं लिख सकते। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सिर्फ तभी लिखेंगे जब हमें बिल्कुल अल्टीमेट कितना कलेक्शन होगा वो पता होगा कि एग्जैक्ट में मुझे इतना अमाउंट है जो रिसीव होगा, तभी मैं उस रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। अगर गुड्स सेल की गई है, अगर सर्विस दी गई है, उस केस में चाहे बेशक अमाउंट हमें इंस्टॉलमेंट में मिले, अगर कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है ना, मतलब कि मुझे सर्टेनिटी है कि इतना अमाउंट तो रिसीव होगा ही होगा, तभी मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अपने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करके रिकॉर्ड कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है कि जहां पे अनसर्टेनिटी जुड़ी होती है कलेक्टिबिलिटी से, यानी कि कितना अमाउंट कलेक्शन होगा ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, अनसर्टेन है। जब गुड्स को सेल किया गया, जब सर्विस को दिया गया, उस टाइम पे अनसर्टेनिटी आ गई कि कितना अमाउंट एक्चुअल में रिसीव हो सकते हैं, तो फिर बेहतर है इस केस में कि अपना अलग से एक प्रोविजन है जो बना दिया जाए, जो अनसर्टेनिटी के कारण है जो बनाया जाता है। रिवेन्यू को ओरिजिनली रिकॉर्ड करने की बजाय क्या कर दिया हमने, उसको प्रोविजन के अंदर दिखा दिया, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी पाई गई है, अनिश्चितता पाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक एसेंशियल क्राइटेरिया जो निर्धारित कर दिया जाता है रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का कि कितना कंसीडरेशन होता है कि अगर मैंने गुड्स को सेल किया तो उसके बदले मुझे कितना अमाउंट रिसीव होगा। अगर मैंने अपनी सर्विस दी है, मेरा प्रोफेशन है, तो सर्विस के बदले कितना अमाउंट रिसीव होगा। अगर अदर एंटरप्राइज है जिनका काम क्या है उधारा पैसा देना, इंटरेस्ट कमाना, तो उस केस में कितना कंसीडरेशन रिसीवेबल होगा, तो उसे मैं रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं, इसके लिए पहले से एक क्राइटेरिया जो निर्धारित कर दिया जाता है। अगर हम उस रीजनेबल लिमिट के अंदर
प्रॉपर तरीके से नहीं जान पाते कि कितना कंसीडरेशन एक्चुअल में रिसीव हो सकता है, हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कितना रिवेन्यू जनरेट हो सकता है, बेहतर है उस केस में हम रिवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर दें, डिले कर दें। नेक्स्ट आता है कि जब रिकॉग्निशन ऑफ रिवेन्यू पोस्टपोन कर दिया जाता है अनसर्टेनिटी के कारण, तो जब हमें वो रिवेन्यू जिस पीरियड के अंदर कंसीडर किया जाएगा ना, वो उसी पीरियड के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि रिवेन्यू जनरेट हो चुका है। यानी कि सिंपल सी वर्डिंग में अगर हम समझें कि अगर हमने रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन को पोस्टपोन कर दिया अनसर्टेनिटी के कारण, तो जिस साल हमें पता चलेगा ना कि रिवेन्यू है जो जनरेट हो चुका है, उसी साल के अंदर हम उसको कंसीडर कर लेंगे। डिस्क्लोजर क्या कहते हैं? जो डिस्क्लोजर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ऑन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये कहता है कि एक एंटरप्राइज है ना जो उसे डिस्क्लोज करनी चाहिए वो सभी सर्कमस्टांसेस जिनमें रिवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर दिया गया। यानी कि ये डिस्क्लोजर कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहते हैं कि जो जरूरी डिस्क्लोजर हैं उनके अलावा एक एंटरप्राइज को उन सर्कमस्टांसेस के बारे में भी बताना चाहिए जिनमें रिवेन्यू रिकॉग्निशन को है जो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी के समाधान तक है जो पोस्टपोन कर दिया गया है। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किस चीज से जुड़ा होता है? ये जो लेखा नीति होती है ना, जो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है उसको प्रकट करने के रिगार्डिंग होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये बताता है, हमें निर्धारित करता है कि किन किन अकाउंटिंग पॉलिसी को एंटरप्राइज के अंदर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर यूज किया गया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही वो अकाउंटिंग पॉलिसी को बताना पड़ता है। ये हमें बताता है कि एक एंटरप्राइज किन किन विधियों का और किन सिद्धांतों का उपयोग करती है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर बताना पड़ता है ये, ताकि जो यूजर है वो आसानी से समझ सकें कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बैलेंस शीट के द्वारा कैसे दिखाई गई है। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर कहता है कि सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग प्रकट करना इनफ नहीं है, बल्कि उन सिचुएशन को, उन सर्कमस्टांसेस को भी बताना चाहिए जिनके कारण रिवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर दिया गया है। कि अगर रिवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन की गई, क्यों की गई है, तो उसके रीजन बताने चाहिए। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी क्या है? क्या जो अनसर्टेनिटी अराइज हुई है वो वसूलने की संभावना के कारण हुई है, या फिर जो पेमेंट है उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा विवाद होगा उस कारण हुई है, या फिर जो प्राइस डिटर्मिनेशन था उसको हम प्रॉपर तरीके से डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं, क्या रीजन है, तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि जब तक हमें 100% ये श्योरिटी ना हो जाए कि कितना रिवेन्यू जनरेट होगा, तब तक हमें उस रिवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन करना ही बेहतर रहता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एक्सपेंसेस का। रिवेन्यू रिकॉग्निशन हो चुके हैं, अब आते हैं एक्सपेंस की टर्न। जो डेफिनेशन एक्सपेंस की है, इसमें उन एक्सपेंस को दिखाया जाता है जो बिजनेस के ऑर्डिनरी एक्टिविटी के दौरान अराइज होते हैं। इसमें हम लॉसेस को भी लेके चलते हैं। एक्सपेंस जो अराइज हुए हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटी के दौरान, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वेजेस और डेप्रिसिएशन, ये सभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस हैं। इनको हम किस फॉर्म में ले सकते हैं? आउटफ्लो, यानी कि कैश क्या हो रही है, बिजनेस से बाहर जा रही है। डिप्लीशन ऑफ असेट, असेट क्या होगी, डिप्लीट हो चुकी है, या फिर लायबिलिटी बढ़ गई है, इन फॉर्म में हम इसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आता है कि लॉस रिप्रेजेंट करते हैं अदर आइटम को, जो एक्सपेंस की डेफिनेशन को ही पूरा करती है। अब हम जानते हैं कि एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस को अपने डेली के कामों में ऑर्डिनरी एक्टिविटी के दौरान है जो किए जाते हैं, जैसे कि मजदूरी देना, बिजली का बिल देना, किराया वगैरह। जबकि लॉसेस क्या होते हैं? लॉस भी एक तरह के एक्सपेंस ही होते हैं, लेकिन जो इनका रिलेशन होता है ना बिजनेस के साथ, एक आम एक्टिविटी की तरह नहीं होता, ये कभी कभार होते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट पे होते हैं लॉस।
इसलिए इस लॉस को हम क्या करते हैं, अदर आइटम के कैटेगरी के अंदर रखते हैं। जैसे कि एक्सपेंस तो हर रोज होते हैं, लेकिन लॉस क्या होते हैं, कभी कभार होते हैं। इस कारण से लॉस की एक अलग कैटेगरी बना दी जाती है। लॉस जैसे कि फायर लगने के कारण नुकसान हो गया, यानी कि आग के कारण नुकसान हो गया, फ्लड के कारण नुकसान हो गया, तो ये जब फिक्स्ड असेट को डिस्पोजल किया जाता है तब नुकसान होगा, तो ये सब लॉस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट का मतलब होता है कि जब एक कंपनी अपनी फिक्स्ड असेट को, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, कंप्यूटर को यूज करना बंद कर देती है और उसे अपनी अकाउंट रिकॉर्ड से भी क्या करती है, हटा देती है, यूज नहीं करती, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसे दिखाती है। हो सकता है कि उस असेट्स को कंपनी ने क्या किया, सेल कर दिया, या फिर उसको स्क्रैप कर दिया, या किसी को डोनेट कर दिया, किसी भी रीजन से जो उसका नुकसान हो चुका फिक्स्ड असेट का। कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं बिजनेस के अंदर जिन्हें हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अलग से दिखाते हैं, ताकि हमें इसकी नॉलेज रहे। जब भी हम इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करेंगे तो हमें पता चल जाए कि ये जो लॉसेस हैं ये डिफरेंट नेचर के लॉसेस हैं। जैसे मान लो कि किसी बिजनेस के अंदर कुछ नुकसान हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए जो असेट की वैल्यू थी वो डाउन चली गई, या फिर कुछ बहुत बड़ा अनयूजुअल इवेंट हो गया जो डेली नहीं होता, यानी कि जो रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन होता है उसके दौरान नहीं होता। ऐसे लॉसेस को हम अलग से इसलिए दिखा देते हैं क्योंकि इन फ्यूचर में ये जो लॉस होते हैं ये रिपीट नहीं हो सकते, या फिर इनकी नेचर ऐसी होती है कि जो बिजनेस के नॉर्मल परफॉर्मेंसेस को समझने में हमें कंफ्यूजन हो सकती है अगर हम उसे रेगुलर एक्सपेंस के साथ मिक्स कर देंगे। तो इस कारण से इन लॉसेस को अलग से जो कैटेगरी बना करके दिखाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और सेकेंडली, इन लॉसेस को अलग से दिखाने का मकसद ये रहता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना होता है, उन्होंने जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो जब वो स्टेटमेंट को देखे तो उन्हें पता चल जाए कि ये लॉस ऐसे हैं जो इन फ्यूचर में रिपीट नहीं होने वाले। ये एक ही बार है जो नुकसान है जो बिजनेस के अंदर हुआ है, जिससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। अगर हम इन लॉसेस को एक्सपेंस के साथ दिखा देंगे बिजनेस के अंदर, तो जिससे जो ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की वो नहीं पता लग पाएगी, क्योंकि हमने एक्सपेंस और लॉस को इकट्ठा करके दिखा दिया, जिससे क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बिजनेस के लॉस ज़्यादा नजर आएंगे। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कंपनी ने एक असेट को सेल किया, असेट को सेल करने से लॉस हो गया। अगर इस लॉस को एक्सपेंस के साथ ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे तो जिससे क्या होगा, प्रॉफिट कम आएगा। तो बेहतर है कि इन एक्सपेंस को जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स है उसको अलग से दिखाया जाए, ताकि देखने वाले को, जो यूज़र हैं बिजनेस की इंफॉर्मेशन जिन्होंने यूज़ करनी होती है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, और यूज़र को पता चल जाए कि जो लॉस हुआ है ये डिफरेंट है, ये एबनॉर्मल लॉस है। इसी कारण से एक्सपेंसेस को और लॉसेस को अलग से दिखाया जाता है, ताकि जो यूज़र्स हैं उन्हें पता चल जाए कि बिजनेस की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, एक्चुअल में प्रॉफिट कितने हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस, कि हम कब रिकॉग्नाइज करें कि बिजनेस के अंदर एक्सपेंस हो चुका है। जैसे ही असेट डिक्रीज होगी या फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हम मेजर कर लेंगे कि एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। डिक्रीज इन असेट या फिर इंक्रीज इन लायबिलिटी मतलब कि एक्सपेंस का रिकॉग्नाइज होना। जैसे एग्जांपल के लिए डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर चार्ज किया गया है, या फिर अक्रूल ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी अक्रूल है। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट एसोसिएशन के बेस पे। डायरेक्ट एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जो कॉस्ट होती है और जो अर्निंग होती है उन दोनों को डायरेक्टली एसोसिएट किया जाता है, यानी कि जब इनकम कमाई है उस इनकम को कमाने के लिए कितना खर्च आ गया, दोनों क्या है वो डायरेक्टली एसोसिएट है। हमें पता चल जाएगा कि इतना कमाया गया है तो इस कमाई के पीछे इतना खर्च किया जा चुका है, दोनों को हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। इसे हम
मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद रेवेन्यू बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम देखा जाता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बिजनेस ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, उस रेवेन्यू को मैच करके चलते हैं कि उस रेवेन्यू को जनरेट करने के पीछे कितना कॉस्ट आ गया, तो उस रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को मैच करके चलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं एक्सपेंस के, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये हम रिकॉग्नाइज करते हैं सेम टाइम पे जैसे ही इनकम डिराइव की जाती है गुड्स को सेल करके। जैसे हमने गुड्स को सेल किया उसको हम डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसके साथ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ, ये डायरेक्टली एसोसिएट है। जब इकोनॉमिक बेनिफिट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत सारे लंबे अकाउंटिंग पीरियड तक हमें मिलेंगे, यानी कि आज मैंने कोई खर्चा कर दिया और उसका बेनिफिट मुझे लंबे समय तक मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आज हम फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं, उस फिक्स्ड असेट्स को हम लंबे टाइम तक बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं बिजनेस ऑपरेशन के लिए, रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो क्या मैं फिक्स्ड असेट, मान लेते हैं कि हम इसी साल मैंने कोई फिक्स्ड असेट परचेज किया है, तो क्या मैं पूरी कॉस्ट फिक्स्ड असेट की इसी साल प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लूं? नहीं, ये सही नहीं है। तो जब हम किसी ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट मैं लंबे टाइम तक लेने वाली हूं, तो उसको मैं क्या करूंगी, एलोकेट करूंगी पूरे एक्सपेंस को। एलोकेशन प्रोसीजर की हेल्प से, रैशनल एलोकेशन प्रोसीजर की हेल्प से पूरे खर्चे को मैं डिवाइड कर दूंगी उतने अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितने अकाउंटिंग पीरियड तक मुझे उस कॉस्ट का बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे हम कोई फिक्स्ड असेट परचेज करके लेके आए हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, तो हम आज प्लांट मशीनरी खरीद के ले आए, तो क्या मैं आज ही पूरी की पूरी जो कॉस्ट है उसकी प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इसका लंबे टाइम तक बेनिफिट लूंगी। इस कारण से हम क्या करते हैं, जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे खर्चे को एक ही अकाउंटिंग पीरियड में चार्ज करने के बजाय उसको डिवाइड कर दिया, एलोकेट कर दिया उन सभी अकाउंटिंग पीरियड्स के अंदर जितने अकाउंटिंग पीरियड तक मुझे उस एक्सपेंस का बेनिफिट मिलने वाला है। जो एक्सपेंस होते हैं उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं इमीडिएटली इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। जब ये एक्सपेंडिचर प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होने वाला, यानी कि वो एक्सपेंस होते हैं जिनका अब मुझे आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे कि जो फिक्स्ड असेट थी, मैं आज परचेज करके लेके आई फिक्स्ड असेट को, तो मेरा इस अकाउंटिंग पीरियड का 2025 से 26 तक का जो डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन क्यों लगा, क्योंकि मैंने उस फिक्स्ड असेट को परचेज किया है और उसको यूज़ किया है। तो यूज़ करने के कारण जो डेप्रिसिएशन लगा है, वो डेप्रिसिएशन क्या है, मेरा इस साल का, इस अकाउंटिंग पीरियड का डेप्रिसिएशन है, वो एक्सपेंस मान लिया, क्योंकि उस यूज़ का जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा चुका है उसका मुझे फ्यूचर के अंदर कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला। वो डेप्रिसिएशन क्या हो गया, एक्सपेंस हो चुका है मेरे लिए, क्योंकि जितनी मैंने फिक्स्ड असेट यूज़ की उतना डेप्रिसिएशन मैंने कहाँ दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, एक्सपेंस मान के। तो उसका मुझे उस एक्सपेंस का यानी कि डेप्रिसिएशन का इन फ्यूचर के अंदर तो कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है ना। कहते हैं ऐसे एक्सपेंस जिसे हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, उन केसेस के अंदर जहां पर लायबिलिटी जो इंकर हो चुकी है बिना रिकॉग्नाइज किए असेट को, कहना क्या चाहता है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, यानी कि बिजनेस के ऊपर कोई लायबिलिटी अराइज हो चुकी है और अब बिजनेस को वो खर्चा है जो फ्यूचर में करना पड़ेगा, और उस खर्चे के कारण कोई भी नई असेट है जो खरीदी नहीं गई है, तब भी जो खर्चे, जो लायबिलिटी है, वो एक्सपेंस के रूप में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र है ना, उन्हें पता चल जाए कि जो कंपनी उसने एक प्रेजेंट के अंदर जो ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट में उसकी जो ऑब्लिगेशन है वो इन फ्यूचर में क्या करेगी, उसके लिए नुकसान करेगी या खर्चे के रूप में जो खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया प्रोडक्ट वारंटी का। मान लेते हैं कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट बेचा है, 2 साल की वारंटी दे दी, यानी जब कस्टमर को कुछ दिक्कत आएगी उस प्रोडक्ट के अंदर, तो प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर रिपेयर करना पड़ेगा कंपनी को। तो कंपनी के लिए क्या ये लायबिलिटी है। जो पास्ट में उसने प्रोडक्ट बेचा था, जो प्रॉमिस उसने वारंटी का किया था, उसे अब पूरा करना पड़ेगा। ऐसा करने से कंपनी कोई नई असेट तो खरीद के ला नहीं रही है, लेकिन कंपनी को ये भी पता है इन फ्यूचर में अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई दिक्कत आती है तो उस प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी या फिर रिपेयर करके देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं
कि कंपनी को जब प्रोडक्ट बेचते हैं ना उसी टाइम पे एक अलग से प्रोविजन बना ले, यानी कि लायबिलिटी अराइज हो सकती है इन फ्यूचर के अंदर, उसके लिए पहले से प्रोविजन बना ले कि इतना का खर्चा हो सकता है, उसका एस्टिमेट लगा करके प्रोविजन क्रिएट कर ले कंपनी, और उस खर्चे को कंपनी एक्सपेंस के रूप में अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखाएगी। क्योंकि जो उसने पास्ट में इवेंट किया था, यानी कि जो सेल उसने की थी प्रोडक्ट वारंटी के साथ, उसके कारण आज प्रेजेंट में क्या होगा, उसके लिए ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दी है। अगर मान लेते कंपनी ने इस खर्चे को बाद में दिखाया होता, यानी कि जब रिपेयर किए सर्विस दे सिर्फ तभी दिखाया होता, तो यूज़र जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र, तो उन्हें कैसे पता चलता कि सेल के टाइम पे कंपनी के ऊपर क्या है, वारंटी का खर्चे का रिस्क है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था रिवेन्यू रिकॉग्निशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।